हेलो एवरीवन। मैं शुभम केसरी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि आज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एक नया वैकेंसी अनाउंस हुआ है जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर। वैसे ये एटीसी या कॉमन कैडर का नहीं है, ये जूनियर एग्जीक्यूटिव का ही है, लेकिन अलग डिपार्टमेंट में है। तो हम देखेंगे इसके बारे में क्या कैसे है और क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, क्या कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या फीस है और क्या क्या चीज़ें डिटेल में सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जूनियर एग्जीक्यूटिव जो कि इवन लेवल पे होता है, इसके लिए डिपार्टमेंट्स क्या क्या हैं आपके, फायर सर्विस, ह्यूमन रिसोर्स और ऑफिशियल लैंग्वेज, इन तीन डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकली है। आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी जो फायर सर्विस में निकली है वो 13 है और एचआर जो है डिपार्टमेंट उसमें सबसे अधिक 66 वैकेंसी निकली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है एचआर डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो ह्यूमन रिसोर्स में 66 वैकेंसी, ऑफिशियल लैंग्वेज में 4, कुल मिलाकर 83 वैकेंसी निकली है। तो देखते हैं डिटेल इसके बारे में, क्या कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसमें और एक्सपीरियंस किसमें कितना रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव जो फायर सर्विस डिपार्टमेंट में है, उसमें आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग यानी कि बीई या बीटेक, फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बीई या बीटेक आपके पास होना चाहिए और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये अच्छी चीज है कि इसमें कोई भी एक्सपीरियंस डिमांड नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखिए एचआर डिपार्टमेंट का है, इसमें आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ ही एमबीए की डिग्री भी होनी चाहिए। एमबीए में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए एचआरएम, एचडीआर, पीएम एंड आईआर या फिर लेबर वेलफेयर में, और इसमें भी कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये अच्छी चीज है। नेक्स्ट आपका है ऑफिशियल लैंग्वेज का, इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी में या फिर इंग्लिश में, इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 2 साल का। नेक्स्ट अगर देखिए हम लोग नोट में लिखा है कि डिग्री डिप्लोमा जो भी है वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ये ठीक है। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसमें साफ देखिए मेंशन है कि कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, मतलब आप केवल पास होने चाहिए। यहाँ पर देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर दिया है पास मार्क्स होना चाहिए केवल, कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं दिया गया है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट देखिए इसमें 27 साल का होता है और इसके लिए जो कट ऑफ डेट है वो 18 मार्च 2025 को रखा गया है, मतलब कि 18 मार्च 2025 तक आप 27 साल से कम होने चाहिए, यानी 18 मार्च तक आप 27 साल से अधिक नहीं होने चाहिए। तो ये हो गया आपका जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन होता है, एससी एसटी के लिए 5 साल का, यहाँ पर लिखा भी है। तो और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का होता है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है इम्पोर्टेंट डेट्स। तो इसका एप्लीकेशन जो है वो 17 फरवरी से स्टार्ट होगा और 18 मार्च को इसका अंतिम डेट है फॉर्म फिल करने का। तो अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 18 मार्च से पहले इसको आप फॉर्म फिल कर दें। और एग्जाम कब होगा तो एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है। नेक्स्ट आपका है पे क्या है इसमें। सिंस जेई जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव, ये ग्रुप बी इवन लेवल की पोस्ट है, तो इसका जो बेसिक पे होगा वही 40,000 से लेकर 1,40,000 के बीच होता है और इसमें आपको हर साल 3% का जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो देखने को मिलता है। तो बेसिक 40,000 है, वैसे सैलरी 40 नहीं होता है, सैलरी आपका इसमें आप वेरियस पर्क्स जुड़ते हैं, जैसे कि डीए हो गया, आपका एचआरए हो गया और पर्क्स भी होते हैं, अदर बेनिफिट भी होते हैं। तो सब देखिए यहाँ पे मेंशन भी है कि 35% आपका पर्क्स होता है, एचआरए होता है और अदर डीए होता है और अदर बेनिफिट जो भी है जैसे यहाँ पर ग्रेच्युटी, ये सब चीजें, मेडिकल बेनिफिट, ये सब चीजें भी हैं। तो सभी अगर मिलाएं तो लगभग आपका जो सीटीसी बनता है वो 13 लाख पर एनम का होता है, मतलब कि एक साल में 13 लाख रुपया। लेकिन 13 लाख इन हैंड नहीं होता है। इन हैंड अगर देखें तो रफली आप 75 से 80,000 के आसपास स्टार्टिंग में मान सकते हैं कि मिलेगा। बाकी कई चीजें होती हैं, अदर बेनिफिट होते हैं, तो सब देखेंगे तो 13 लाख हो जाएगा, लेकिन इन हैंड 75-80,000 के आसपास आप मान सकते हैं। अगर नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में, इसमें लिखा है अगर जो लोग फाइनल सेमेस्टर में है या फिर फाइनल ईयर में है, जो लास्ट ईयर में है उनके लिए ये है कि वो अप्लाई कर सकते हैं। बस ये उनको ध्यान देना है कि जो उनका फाइनल रिजल्ट है उसे उन्हें जो डीवी होगा जब उनका, तो उस टाइम उनको देना होगा। डीवी के टाइम आपको फाइनल रिजल्ट उनको सबमिट करना होगा।
तो ये आपको ध्यान देना है। बाकी फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका है कि जो भी एज, एक्सपीरियंस और जो भी क्राइटेरिया है वो सभी इसी डेट पर, यानी ये कट ऑफ डेट है 18 मार्च जो है वो कट ऑफ डेट है। इसी डेट के हिसाब से जो भी चीजें कैलकुलेट होंगी वो इसी डेट पर कैलकुलेट होंगी। नेक्स्ट आपका है ओबीसी के लिए, तो ओबीसी आपका जो ओबीसी एनसीएल जो सर्टिफिकेट होता है वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के बीच में आपका इश्यू होना चाहिए। और इसमें देखिए लिखा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अप्लाई एंड ऑब्टेन द अफोरसेड ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इशूड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 वेल बिफोर 31/3, यानी कि 31 मार्च 2025 के पहले आपके पास जो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है वो आपके हाथ में होना चाहिए। और अगर ईडब्ल्यूएस के लिए देखें तो वो भी 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एससी एसटी के लिए या फिर डिसेबिलिटी के लिए देखें तो वही है कि 18 मार्च से पहले आपके पास जो भी रिस्पेक्टिव आपका सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए। डिसेबिलिटी में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 18 मार्च से पहले का होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि आप, जैसे इसमें 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है 3 अलग डिपार्टमेंट के लिए, तो आप तीनों के लिए चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल नंबर ऑफ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ लिखा है। बस करना क्या होगा आपको कि जितने 2 के लिए या 3 के लिए जितने के लिए भी कर रहे हैं, आप सबके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना होगा और सबके लिए अलग अलग की भी पेमेंट करना होगा और आप सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आप उसके जो एलिजिबिलिटी है उसको मीट करते हो। और इसमें देखिए क्या लिखा है। ठीक है। इसमें वही है कि आपके जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो आपके डिग्री में है वो आपको मेंशन करना होगा। आप ये ध्यान दीजिए कि अगर आपके यहाँ पर सीजीपीए चलता हो अगर आपके यूनिवर्सिटी में, तो आपको एक सर्टिफिकेट उनसे इशू कराना होगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जिसमें ये मेंशन हो कि वो कितने परसेंटेज के इक्विवेलेंट है। तो ये आपको लिखित में उनको सबमिट करना होगा डीवी के टाइम पर। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे इसका सिंपल है, एक सीबीटी टेस्ट होगा सिंगल पेपर, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर जो भी अगर फिजिकल टेस्ट है तो वो सब चीजें होंगी। जैसे यहाँ पर देखिए दिया है, इसमें लिखा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी फॉलोड बाय एप्लीकेशन वेरिफिकेशन डीवी सब्सिक्वेंट टेस्ट एज एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट। जो अलग अलग पोस्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब चेक होंगे। For all the post, candidate will be shortlisted for application verification and subsequent test as applicable on the basis of their performance in computer-based test, including descriptive test wherever applicable। तो जो भी टेस्ट अप्लीकेबल होंगे वो आपका एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर जो भी टेस्ट होंगे वो सब आपके कराए जाएंगे। नेक्स्ट आपका है कि अगर आप फायर सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट भी पास करना होगा। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट में क्या है, रनिंग है, आपका कैजुअलिटी कैरिंग है लाइक लिफ्टिंग एंड कैरिंग सैंडबैग, पोल क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग एंड फुल लैडर क्लाइंबिंग एंड डिसेंडिंग। तो ये आपको फिजिकल टेस्ट भी कुछ होते हैं फायर सर्विस के लिए, तो ये भी आपको पास करना होगा। और ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें लिखा है कि अगर आप फायर सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का परमानेंट जो लाइसेंस होता है वो आपके पास होना चाहिए। और अगर आप एक बार सिलेक्शन आपका हो जाता है तो उसके बाद 2 साल के अंदर, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि उसके बाद आपको 2 साल के अंदर हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपको एक्वायर करना होगा। तो वो बात की चीज है। अभी आप लाइट मोटर व्हीकल का जो परमानेंट लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए। लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा, परमानेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है कि अगर आप किसी अदर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में या फिर कहीं और काम करते हैं पब्लिक पीएसयू में, तो आपको एनओसी सबमिट करना होगा, तो ये आपको पता होगा। नेक्स्ट है फायर सर्विस के लिए ही दिया है, इसमें आपको एक बॉन्ड भी सबमिट करना होता है ज्वाइनिंग के टाइम पर, जो कि बॉन्ड 3 साल के लिए होता है। ट्रेनिंग के बाद, मतलब जितने समय का ट्रेनिंग होगा वो आप पूरा करेंगे, उसके बाद 3 साल के लिए ट्रेनिंग के बाद आगे 3 साल के लिए आपको 5 लाख का, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 लाख का बॉन्ड सबमिट करना होगा 3 साल में। ठीक है। नेक्स्ट आपका है हाउ टू अप्लाई। तो इसमें जो एआई का वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पर आप विजिट कीजिए। वहां पर कैरियर सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको इसका जो भी अप्लाई करने का लिंक है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका सबसे मेन चीज है एप्लीकेशन फी। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये फीस रखा गया है। और अगर आप
SC ST PWD या फिर फीमेल कैंडिडेट है तो आपको कोई फी पेमेंट नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। नेक्स्ट आपका है ये कुछ जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आप इन्हें चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैं ये PDF भी टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा वहां से। नेक्स्ट पॉइंट है कि नो TADA विल बी पेड। तो अगर आप CBT टेस्ट में अपीयर होने के लिए कोई भी TADA पेड नहीं होगा तो ठीक है। और लास्ट है कि जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा, दोनों में, एक्सेप्ट टेस्ट ऑफ लैंग्वेज। मतलब अगर लैंग्वेज का पेपर है तो वो उसी लैंग्वेज में होगा, बाकी सभी पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो ये बेसिक सी चीजें थी। अगर आप इस एलिजिबिलिटी को मीट करते हैं और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको अप्लाई कीजिए। अप्लाई आपका स्टार्ट होगा जैसा मैंने बताया था 17 फरवरी से, और बाकी की चीजें हम लोग बाद में एक एक करके देखते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।